हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, विच इज़ बैंकिंग इन इंडिया। तो इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक ऑफ मनी, मनी सप्लाई, हाई पावर मनी क्या होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन कौन सी है, इसके अलावा नैरो मनी, ब्रॉड मनी। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं स्टॉक ऑफ मनी से। स्टॉक ऑफ मनी क्या होती है? स्टॉक ऑफ मनी होती है कि आरबीआई के पास कितना पैसा है, पब्लिक के पास कितना पैसा है, कितना पैसा पब्लिक का बैंक में पड़ा है एज ए डिमांड डिपॉजिट। तो ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? स्टॉक ऑफ मनी, राइट। तो स्टॉक ऑफ मनी के अंदर अलग अलग मनी आ जाती है, लाइक M1 हो गया, M2, M3, M4। तो ये क्या है? M1, M2, M3, M4, दीज आर बेसिकली मनी 1, मनी 2, मनी 3 एंड मनी 4। मनी 1 के अंदर क्या आ जाता है? मनी 1 के अंदर आता है करेंसी एंड कॉइन्स विद द पीपल, जो लोगों के पास पैसा है, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, जितना बैंक में डिमांड डिपॉजिट्स पड़ा है। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब लोगों का करंट अकाउंट में या फिर सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, और प्लस अदर डिपॉजिट्स ऑफ द आरबीआई, जो आरबीआई के बाकी के डिपॉजिट्स है। ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? M1, यानी कि मनी 1। फिर आता है M2, जिसको बोलते हैं मनी 2। इसमें M1 आ जाता है, मनी 1 वाले सारे आ जाएंगे पॉइंट्स, करेंसी एंड कॉइन्स विद द पीपल, डिमांड डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स आरबीआई के, प्लस इसमें और क्या आ जाता है? डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के जो डिमांड डिपॉजिट्स है वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे M1 के साथ, M2 के अंदर, राइट। फिर आता है हमारा M3। M3 में क्या आता है? M1 वाले सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, प्लस बैंकिंग सिस्टम के टाइम डिपॉजिट्स यहाँ पे आ जाएंगे। अभी तक हम बात कर रहे थे डिमांड डिपॉजिट्स की। डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं जिनको इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है, कभी भी जाकर निकलवा लो, करंट अकाउंट में पैसा है, कभी भी निकलवा लो। लेकिन जो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, तो वो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं होते। तो M3 में क्या आ जाता है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। फिर आता है M4। M4 में M3 आ जाएगा, M3 वाली मनी आ गई, प्लस ऑल डिपॉजिट्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के सारे डिपॉजिट्स आ जाएंगे, टाइम डिपॉजिट्स भी और डिमांड डिपॉजिट्स भी, राइट। तो ये थे मनी के एग्रीगेटर्स। इसके बाद कुछ नए मॉनिटरी एग्रीगेटर्स आते हैं एज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर YV रेड्डी। तो एक वर्किंग ग्रुप कमेटी बनी थी जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर YV रेड्डी। तो उन्होंने कुछ नए मॉनिटरी एग्रीगेट्स दिए थे। अब ये तो पहले आए थे M1, M2, M3, M4 स्टॉक ऑफ मनी के अंदर। उसके बाद कुछ नए मॉनिटरी एग्रीगेट्स आए, तो वो क्या थे? कुछ नहीं थे, उसमें एक यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया गया, दैट इज M0। तो बाकी सारे M1, M2, M3, M4 वैसे ही रहेंगे, राइट। M0 क्या है? M0 है रिजर्व मनी। रिजर्व मनी में क्या आता है? करेंसी इन सर्कुलेशन, जो करेंसी सर्कुलेशन में है, राइट। प्लस बैंकर्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई, बैंकर्स के जो आरबीआई के पास डिपॉजिट्स पड़े हैं, प्लस आरबीआई के अदर डिपॉजिट्स इसमें आ जाएंगे। फिर M1 को यहाँ पे नाम दे दिया नैरो मनी का, राइट। M1 को नाम यहाँ पे दे दिया नैरो मनी का। आगे हम नैरो मनी होती क्या है, ब्रॉड मनी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। नैरो मनी क्या है? करेंसी विद द पब्लिक, लोगों के पास जो पैसा पड़ा है, और डिमांड डिपॉजिट्स जो पड़े हैं बैंकिंग सिस्टम में, प्लस आरबीआई के अदर डिपॉजिट्स जो हमने पहले पढ़ा था M1 में, ये वही चीजें यहाँ पे आ रही है। फिर M2 में M1 वाले सारे आ गए, प्लस सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, पोस्ट ऑफिस के यहाँ पे आ गए। फिर M3 आ गया, M3 को यहाँ पे नाम दे दिया ब्रॉड मनी। M1 था नैरो मनी, M0 था रिजर्व मनी, राइट। तो यहाँ पे नए कॉन्सेप्ट क्या है? रिजर्व मनी, नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी, राइट। ब्रॉड मनी का क्या है? M1 प्लस
टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम में जो टाइम डिपॉजिट्स है वो आ जाएंगे। फिर M4 आ गया, M4 के अंदर क्या आ जाएगा, M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स नहीं आते हैं, ऑल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स आ जाएगा M4 के अंदर, राइट। फिर उसके बाद कुछ और इसमें चेंजेस करी गई, जैसे कि जो रिजर्व मनी थी M1 आ गया, नैरो मनी, तो इसमें कुछ और चेंजेस करी गई। और चेंजेस जो करी गई थी, करने के बाद जो नए मॉनिटरी एग्रीगेट्स बने थे तो उनको इन्होंने नाम दे दिया NM का, राइट। जैसे NM1, NM2, तो ऐसे जो नए मॉनिटरी एग्रीगेट्स आए थे उनको इन्होंने नाम कैसे दिया, NM से, राइट। क्योंकि अब देखो पहले के ज़माने में जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स थे ये काफ़ी फेमस हुआ करते थे, पोस्ट ऑफिस में अक्सर कर जो लोग थे वो पैसा रखते थे। लेकिन आजकल अगर हम बात करें तो आजकल जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स हैं वो इतने नहीं चलते हैं। बैंकिंग सिस्टम में सर्कुलेशन पैसे की ज़्यादा है, पोस्ट ऑफिस में सर्कुलेशन नहीं है। तो इसीलिए फिर टाइम टू टाइम जो मॉनिटरी एग्रीगेट्स है वो भी चेंज होते रहते हैं। फिर जो नए मॉनिटरी एग्रीगेट्स आए तो उनको इन्होंने नाम दे दिया NM का, राइट। लाइक NM1, NM2, NM3, तो ऐसे नए मॉनिटरी एग्रीगेट्स आ गए। और मॉनिटरी एग्रीगेट्स के साथ साथ यहाँ पे लिक्विडिटी एग्रीगेट्स भी आ गए, L1, L2 एंड L3, राइट। 3 नए मॉनिटरी एग्रीगेट्स आए थे और 3 लिक्विडिटी एग्रीगेट्स। अब क्या है, एक एक करके इनको देख लेते हैं। अब देखो ज़्यादा इनका रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ एक बार गो थ्रू हो जाना। आपको मतलब ध्यान से पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए। जो हमने पहले नैरो मनी, ब्रॉड मनी, M1, M2 वो इम्पोर्टेंट है, वो अच्छे से उनको पढ़ना है। इनको एक बार गो थ्रू हो जाना, NM1, NM2 एक बार देख लेना कि क्या है इसमें। NM1 के अंदर क्या आता है, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट्स विद द RBI। देखो M1 जो पहले पड़ा था, उसके बाद नए मॉनिटरी एग्रीगेट्स आए, उसके बाद फिर से नए आए, तो तीनों में जो M1 है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। NM2 में NM1 आ गया प्लस शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स ऑफ द रेजिडेंट्स। यहाँ पे शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स है, वहां पे टाइम डिपॉजिट्स थे, यहाँ पे शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स आ गए, राइट। फिर आया NM3। NM3 के अंदर NM2 एज इट इज आ गया प्लस यहाँ पे लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स है। यहाँ पे थे शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स, यहाँ पे आ गए लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स, राइट। फिर आए लिक्विडिटी एग्रीगेट्स, देखते हैं। LM1 में क्या आता है, L1 के अंदर आ जाएगा NM3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स के सारे डिपॉजिट्स L1 में आ जाएंगे प्लस NM3। फिर L2 के अंदर क्या आएगा, L2 के अंदर L1 आ जाएगा प्लस टर्म डिपॉजिट्स विद टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस एंड रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस प्लस टर्म बोरोइंग बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्लस सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स इशूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये आता है L2 के अंदर। L3 के अंदर क्या आता है, L2 आ जाएगा पूरा का पूरा प्लस पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफ NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, राइट। फिर बात करते हैं कि जैसे M0 है, M0 का डाटा जो है वो पब्लिश होता है वीकली बेसिस पे, RBI इसको पब्लिश करती है। उसके बाद M1 और M3 की बात करें तो ये फोर्टनाइटली बेसिस पे होता है, 2 वीक्स के बाद होता है इसका डाटा पब्लिश। फिर लिक्विडिटी एग्रीगेट्स की बात करें, L1 और L2 ये मंथली बेसिस पे पब्लिश होता है इसका डाटा, और L3 जो आता है वो क्वार्टरली बेसिस पे आता है, राइट। M0 वीकली बेसिस पे आता है, M1, M3 फोर्टनाइटली बेसिस पे, और लिक्विडिटी एग्रीगेट्स में L1, L2 आता है मंथली बेसिस पे और L3 आता है क्वार्टरली बेसिस पे। इसके अलावा जो वर्किंग ग्रुप था उसने ये भी एडवाइस किया था कि जो भी आपका फाइनेंशियल सेक्टर है उसका क्वार्टरली बेसिस पे सर्वे होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट चलते हैं लिक्विडिटी ऑफ मनी पे। लिक्विडिटी ऑफ मनी क्या है, अब देखो जैसे हम M1 से M4 की तरफ मूव करते हैं, M1 से लेकर M4 तक देखते हैं, तो जो लिक्विडिटी है ना,
लिक्विडिटी डिक्रीज होती जाती है। M1 में लिक्विडिटी ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि M1 में डिमांड डिपॉजिट्स है। जैसे हम M1 से M4 की तरफ जाते हैं, राइट, M1 से जैसे ही M2 आ जाएगा, M3 आ जाएगा, M4 आ जाएगा, तो जैसे ही हम M4 की तरफ जाते हैं तो लिक्विडिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, क्योंकि पहले डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं, धीरे धीरे उसमें टर्म डिपॉजिट्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो टर्म डिपॉजिट्स आएंगे तो लिक्विडिटी कम होएगी, और जैसे ही हम M4 से M1 की तरफ जाते हैं तो लिक्विडिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि M1 की तरफ जाते हैं तो डिमांड डिपॉजिट्स यहाँ पे आ जाते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स यहाँ पे आएंगे, वहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, राइट। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि कितनी इजीली हम उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं नैरो मनी पे। नैरो मनी क्या है? M1 को नैरो मनी बोलते हैं। जो M1 हमने देखा था कि जो भी पब्लिक के पास पैसा है, पब्लिक के डिमांड डिपॉजिट्स है बैंक में या RBI के अदर डिपॉजिट्स है, ये सारे मिलाकर क्या बनता है? M1। जो M1 है ये हाईली लिक्विड है। जैसे हमने लिक्विडिटी में देखा ना, M1 से M4 की तरफ जाते हैं तो लिक्विडिटी डिक्रीज होती है, तो मतलब M1 जो है वो हाईली लिक्विड है, उसकी लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा है। क्यों है? देखने से पता चल रहा है ना, डिमांड डिपॉजिट्स पड़े हैं M1 के अंदर, डिमांड डिपॉजिट से तो लिक्विडिटी ज्यादा ही होगी, राइट। तो लेकिन बात ये आती है कि जो M1 है ना, इससे लैंडिंग प्रोग्राम्स नहीं होते हैं, जो बैंक है आगे लेंड नहीं कर सकती, जहाँ पे लिक्विडिटी आ जाती है। तो नैरो मनी लिक्विडिटी इसकी ज्यादा है, बट यहाँ पे लैंडिंग के काम्स नहीं होते, लाइक जो लैंडिंग प्रोग्राम्स है RBI के वो M1 से नहीं होते, नैरो मनी से नहीं होते। ब्रॉड मनी M3 को बोलते हैं ब्रॉड मनी, तो इसकी लिक्विडिटी कम है, बट जो लैंडिंग प्रोग्राम्स है RBI के वो सारे M3 से होते हैं। लैंडिंग के काम जो RBI करती है वो M3 वाली मनी से करती है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? जो पैसा सर्कुलेशन में है, राइट, जो मनी सर्कुलेट कर रही है इकोनॉमी के अंदर, उसी को बोलते हैं मनी सप्लाई। के मनी का फ्लो कैसा है इकोनॉमी के अंदर, बेसिकली उसी को मनी सप्लाई बोलते हैं। तो M3 जो है, M3 को मनी सप्लाई में ही आता है। M3 क्यों? क्योंकि M3 से जो बैंक है RBI है वो लैंडिंग का काम करती है। लैंडिंग का काम करेगी मतलब पैसा फ्लो हो रहा है, मनी फ्लो हो रही है, मनी फ्लो को ही तो मनी सप्लाई बोलते हैं ना। तो बेसिकली जो M3 है वो क्या है? वही मनी सप्लाई का काम करती है, M3। नेक्स्ट आती है हाई पावर मनी। हाई पावर मनी क्या होती है? जो करेंसी है, करेंसी कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक। किसी भी कंट्री के अंदर जो सेंट्रल बैंक होता है वो करेंसी इशू करने का काम करता है। तो इंडिया के अंदर जो सेंट्रल बैंक है, कौन है इंडिया का सेंट्रल बैंक? RBI। तो इंडिया में करेंसी कौन इशू करता है? RBI इशू करता है, और जो करेंसी सेंट्रल बैंक इशू करता है उसी को बोलते हैं हाई पावर मनी। क्यों? क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे रिजर्व्स भी रखे जाते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है उसकी गारंटी गवर्नमेंट लेती है, सो दैट कि उसकी वैल्यू जो है वो कम ना हो, राइट। तो ये आती है हाई पावर मनी। तो हाई पावर मनी के दो सोर्सेज हैं इंडिया के अंदर, एक तो है RBI और दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जितने भी करेंसी नोट्स हैं 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक, वो सारे के सारे कौन इशू करता है? RBI। 2 रुपीज़ हो गया, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 2000, सारे के सारे 2000 खैर अभी बंद हो रहा है, 2000 का तो 500 तक ही रह जाएंगे। तो जितने भी जो करेंसी नोट्स है 1 रुपीज़ का छोड़ के, ठीक है, 1 रुपीज़ कॉइन एंड 1 रुपीज़ का जो नोट आता है उसको छोड़ के बाकी जितने भी करेंसी नोट्स हैं वो सारे कौन इशू करता है? RBI। और 1 रुपीज़ का कॉइन एंड नोट वो कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। तो ये क्या है? ये है हमारी हाई पावर मनी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं मिनिमम रिजर्व्स। मिनिमम रिजर्व्स क्या होते हैं? RBI को कुछ जो है मिनिमम रिजर्व्स मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे कि सर्कुलेशन में जितना भी पैसा है उसका कुछ परसेंटेज, थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं रख सकती ना मेंटेन करके, क्योंकि पैसा चाहिए भी सर्कुलेशन के लिए, तो उसका कुछ परसेंटेज जो होता है RBI अपने पास मेंटेन करके रखती है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी, राइट। तो RBI करंटली कितना रिजर्व रख रही है अपने पास? 200 करोड़ का, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी, राइट, जिसमें से 115 करोड़ जो होगा वो गोल्ड की फॉर्म में होगा और बाकी जो होगा वो फॉरेन करेंसी की फॉर्म में होगा। और ये जो मिनिमम रिजर्व का सिस्टम था ये कब आया था? ये 1957 से हम इसको फॉलो कर रहे हैं, मिनिमम रिजर्व के सिस्टम को,
राइट। और टाइम टू टाइम जो मिनिमम रिजर्व है वो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिजर्व मनी की। अब 6 सेगमेंट्स होते हैं मनी के टोटल 6 सेगमेंट्स है, और ये जो 6 सेगमेंट्स है इन्हीं 6 सेगमेंट्स को बोला जाता है रिजर्व मनी, राइट। कौन कौन से हैं? एक तो है आरबीआई नेट क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, टू द बैंक्स, टू द कमर्शियल बैंक्स। इसके अलावा आरबीआई के पास जितना भी नेट फॉरेक्स रिजर्व है, इसके अलावा गवर्नमेंट की करेंसी लायबिलिटीज टू द पब्लिक एंड नेट नॉन मॉनिटरी लायबिलिटीज ऑफ द आरबीआई। ये जो 6 सेगमेंट्स है ये सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं? रिजर्व मनी। तो यही है रिजर्व मनी। नेक्स्ट है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है कि आरबीआई के पास जितना भी पैसा है, बैंक के पास जितना भी पैसा है, वो उसको किस तरह से मल्टीप्लाई कर रही है, किस तरह से उसको बढ़ा रही है। सपोज बैंक के पास 100 रुपीज़ है और बैंक ने क्या किया, ये जो 100 रुपीज़ है ये 20-20 करके 5 लोगों को दे दिया, राइट। 20-20 करके 5 लोगों को दे दिया, और इससे फिर आगे कितना पैसा वो कमा रही है। तो ये है मनी मल्टीप्लायर। अब 5 लोगों को 20-20 दिया और बाद में वापस उनसे कितना ले लिया? 25-25 करके ले लिया। तो इस तरह से क्या है? मनी मल्टीप्लायर हो जाती है। मतलब पैसे को कैसे वो बढ़ा रही है, जितना भी पैसा आरबीआई के पास पड़ा है या बैंक के पास जितना भी पैसा है। सपोज मैंने बैंक में जाकर 100 रुपये जमा करवा दिए, तो उसको वो बैंक कैसे मल्टीप्लाई करती है उसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। उससे कैसे रिटर्न ले रही है, कितना रिटर्न ले रही है, वो आता है मनी मल्टीप्लायर में, राइट। नेक्स्ट है क्रेडिट काउंसलिंग। क्रेडिट काउंसलिंग क्या होती है? ये बोरोवर्स को एडवाइस करती है कि अपने डेट बर्डन को कैसे कम करना है, कैसे मनी मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करना है। तो ये सारी क्रेडिट काउंसलिंग के अंदर आ जाता है कि कैसे बोरोवर्स अपना डेट बर्डन कम करेंगे, राइट। तो उनको एडवाइस देना ये क्रेडिट काउंसलिंग के अंदर आ जाता है। तो पहली ऐसी एजेंसी जो क्रेडिट काउंसलिंग की एजेंसी बनी थी वो कहाँ पे बनी थी? यूएसए के अंदर बनी थी, राइट। जिसका नाम क्या था? एनएफसीसी। कब बनी थी? 1951 में एनएफसीसी, नेशनल फाउंडेशन फॉर क्रेडिट काउंसलिंग, राइट। तो इसके अलावा 6 मेजर सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जो इंडिया के सोवरेन डेट को रेटिंग्स देती है। कौन कौन सी है ये 6 सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जिसको SCRAs बोलते हैं? तो ये एक तो है फिच रेटिंग्स, दूसरी मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, डोमिनियन बॉन्ड रेटिंग सर्विसेज हो गया, जापानीज क्रेडिट रेटिंग सर्विसेज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो गया, रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन टोक्यो। तो ये 6 एजेंसीज है जो कि रेटिंग्स देती है, राइट। तो 2013 के अकॉर्डिंग जो मोस्टली ये जो रेटिंग एजेंसीज थी उनके अकॉर्डिंग जो इंडिया था वो स्टेबल कैटेगरी में आता था, लेकिन जो फिच एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर है इनके अकॉर्डिंग जो इंडिया की फॉरेन करेंसी थी वो किस में आती थी? नेगेटिव कैटेगरी में आती थी। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए फिर गवर्नमेंट ने कुछ मेजर स्टेप्स लिए सो दैट कि हम अपनी जो रेटिंग है उसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकें, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग की। क्रेडिट वर्दीनेस को असेस करना, बोरोवर्स की डेट ऑब्लिगेशंस को मीट करना, इसी को बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग, राइट। क्रेडिट के मतलब जो बोरोवर्स पैसा ले रहा है तो उसका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है कि वो टाइमली पैसा वापस कर रहा है नहीं कर रहा, उस अकॉर्डिंग उसको क्रेडिट स्कोर दिया जाता है। तो अलग अलग एजेंसीज है जो क्रेडिट स्कोर देती है, जैसे कि सिबिल का आपने नाम सुना ही होगा। सिबिल है ये इंडिविजुअल बेसिस पे, जैसे क्रेडिट कार्ड जो इशू किए जाते हैं तो सबसे पहले सिबिल स्कोर देखा जाता है इंडिविजुअल का, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे उसको क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू किए जाते हैं, राइट। तो इसी तरह से अलग अलग एजेंसीज है जो कि स्कोर देती है, क्रेडिट स्कोर देती है, और ये इंडिविजुअल के केसेस में भी स्कोर करती है, कंपनीज के बेसिस पे भी और इवन कंट्रीज के बेसिस पे भी स्कोर किया जाता है। जैसे मूडीज हो गया, स्टैंडर्ड एंड पुअर हो गया, तो ये कुछ वर्ल्ड रिनाउंड एजेंसीज है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज को रेटिंग्स देती है। इसके अलावा कुछ इंडिया की भी है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो इंडिया में काम करती है, इंडिया की कंपनीज को रेटिंग देती है, इंडिविजुअल को रेटिंग्स देती है। इंडिया में सबसे पहली जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आई थी वो कब बनी थी? 1988 में। किसने बनाई थी? ICICI एंड UTI दोनों ने मिलकर बनाई थी।
इसके अलावा कुछ और मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है इंडिया की, जैसे कि क्रिसिल होगी, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कब बनी थी? ये बनाई थी आईसीआईसीआई एंड यूटीआई ने विद शेयर कैपिटल फ्रॉम एसबीआई, एलआईसी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो ये बेसिकली था कि जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स है उनको रेटिंग देने के लिए, डिबेंचर्स के, तो उनको रेटिंग देने के लिए ये जो एजेंसी थी क्रिसिल थी, ये बनाई गई थी। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें कंपनीज को रेटिंग दी जाती है कि कंपनीज जो है वो कैसे परफॉर्म करती है। बड़ी बड़ी जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई या और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, तो उन सारी कंपनीज को, जैसे कोई भी है XYZ कोई भी कंपनीज है, तो इनको रेटिंग दी जाती है। तो इनकी रेटिंग्स के बेसिस पे ही जो लोग हैं इनमें इन्वेस्ट करते हैं। पहले वो रेटिंग्स चेक करते हैं कंपनीज के, फिर उसके अकॉर्डिंग उनमें इन्वेस्ट किया जाता है कि उनके जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी क्या रेटिंग्स है, तो उसके अकॉर्डिंग उनके जो बॉन्ड्स वगैरह है वो आगे बाय और सेल होते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, यहाँ पे कई बार रेटिंग शॉपिंग भी होती है रेटिंग्स की। अब करती क्या है, ये जो कंपनी है, कोई भी कंपनी है, सपोज ए कंपनी है, ये किसी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास जाएगी, एजेंसी को जाकर सीधा सेटलमेंट कर लेती है एजेंसी के साथ कि हाँ हम आप हमारी कंपनी को अच्छी रेटिंग दे दो, इसको A+ रेटिंग दे दो, तो हम क्या करेंगे, हम आपको बदले में इतना पैसा दे देंगे। जो भी जैसा काम इंडिया में चलता है, एक तरह की करप्शन बोल सकते हो। तो आप देखो इसकी रेटिंग अच्छी होएगी तो लोग इसके बॉन्ड्स वगैरह खरीदेंगे, राइट। तो यहाँ इसके शेयर्स वगैरह खरीदेंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और बाद में कई बार क्या करती है ये जो कंपनीज होती है ये लोगों का पैसा लेकर भाग जाती है। तो अब ये काम भी इंडिया में चलता है। ऑल्दो हमारी जो एजेंसीज है इनमें कोशिश करी जाती है कि करप्शन ना हो, आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू करी हुई है कि ऐसा काम नहीं करना है, बट स्टिल इंडिया है होता है ऐसा काम भी। नेक्स्ट है इक्रा, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1991 में बनी थी। केयर क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड 93 में बनी थी। ओनिक्रा, ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड 95 में बनी थी। स्मेरा हो गया, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस रेटिंग, ये रेटिंग एजेंसीज है, राइट। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए। अगर केयर के बारे में है तो केयर क्या है, ये एक इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। स्मेरा क्या है, इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अब ये कौन कौन सी कंपनीज से मिलकर बनाई थी, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है सिबिल। सिबिल कब बनी थी? सिबिल बनी थी 2004 के अंदर। सिबिल की फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब ये जो सिबिल है, ये इसका काम क्या है? इसका काम है जो इंडिविजुअल बोरोवर्स होते हैं इनकी रेटिंग्स देती है। अब जो सिबिल की रेटिंग्स होती है ये आई थिंक 900 तक होती है। सिबिल की रेटिंग्स 900 तक दी जाती है। तो इसमें से अगर किसी का स्कोर 700 to 900 के बीच में है तो वो जो है अच्छे स्कोर में आता है, राइट। अगर 700 से कम है, 700 तो से कम भी क्या, 500 से कम हम बोल सकते हैं। 500 से जिसका स्कोर कम है वो थोड़ा पुअर में आ जाता है। अदरवाइज 700 to 900 वाला जो स्कोर होता है इसको बेस्ट स्कोर माना जाता है, सिबिल स्कोर, राइट। तो जिसका स्कोर 700 to 900 के बीच में लाई करता है उसको बहुत ही इजीली क्रेडिट कार्ड वगैरह मिल जाते हैं, राइट। तो ये कुछ इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज थी जिसके बारे में हमने बात करी थी। तो इसके साथ ही हमारे ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ये सारे खत्म होते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनआरआईज के बारे में, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।